डायनेस्टी, राइट। सो इसके पहले हम लोग 3 डायनेस्टीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। ये जो है 4th डायनेस्टी है, जो कि कौन सी है, मौर्यन डायनेस्टी। हम इसके पहले कौन कौन सी डायनेस्टीज को डिस्कस कर चुके हैं, तो वो थी हर्यंग डायनेस्टी जिसे फाउंडर कहा जाता है, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी और उसके बाद नंदा डायनेस्टी, ठीक है। ये 3 डायनेस्टीज आई जिसमें लास्ट रूलर जो थे नंदा डायनेस्टी के वो थे धनानंद। धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने करी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी चाणक्य ने। अब हुआ यूँ था कि चाणक्य जो है बेसिकली उनकी इंसल्ट की गई थी, ठीक है। चाणक्य की इंसल्ट करी थी धनानंद ने, और वहीं चाणक्य ने थाम लिया था कि वो इसका बदला लेंगे, उनकी बेइज्जती का बदला लेंगे, राइट। और उसी का रिजल्ट था ये, ठीक है, जिसमें चाणक्य की जब बेइज्जती बेसिकली की गई थी तो वो वहाँ से चले गए थे तक्षशिला के लिए, ठीक है। तक्षशिला में जाके वो वहाँ पे लोगों को, बच्चों को पढ़ाया करते थे, और तभी उनकी मुलाकात हुई थी एक बच्चे से जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी चाणक्य नीति सिखाई और उनको बताया कि वो किस तरीके से एक एम्परर बन सकते हैं। सो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों ने मिलकर किसको डिफीट करा था, धनानंद को हटाया था, और फाइनली मौर्य डायनेस्टी को क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। अब इसमें मौर्यन एम्पायर में जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स चेक करेंगे, उनके बारे में फैक्ट्स पढ़ेंगे, और वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, बिफोर द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर हम सभी जानते कि कौन सी डायनेस्टी थी, तो नंदा डायनेस्टी थी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो महापद्मानंद। और लास्ट रूलर की बात करें तो वो कौन थे, धनानंद, ठीक है। धनानंद को ही किसे डिफीट करा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो चाणक्य जो है बेसिकली वो नंदा डायनेस्टी में एज ए मिनिस्टर काम करते थे, ठीक है। और वहीं पर उनकी एक बार इंसल्ट की गई थी बाय धनानंद, ठीक है। ही वॉज वंस इंसल्टेड बाय एम्परर धनानंद, आफ्टर विच ही स्वोर टू टेक रिवेंज ऑन हिम एंड डिस्ट्रॉय हिज एम्पायर। और यहीं पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसके एम्पायर को तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा, राइट। और यहीं पर उन्होंने कसम भी ली थी कि इस एम्पायर को ख़त्म कर दूंगा और अपने किसी बंदे को बिठाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो इस इंसल्ट के बाद ही फ्लेड टू तक्षशिला एंड ही बिगेन वर्किंग एज टीचर देयर, ठीक है। वहीं पर उनकी चंद्रगुप्त से मुलाकात हुई थी, ठीक है। ही मेट द यंग चंद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स एंड ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिज लीडरशिप एंड हिज लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है। इससे चाणक्य जो है he took the young चंद्रगुप्त मौर्य with him to तक्षशिला and he started teaching him, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि छोटे थे, एज बच्चा जो है, एज अ किड ही उन्होंने उनको बहुत सारी शिक्षा देना शुरू कर दी थी, ठीक है। बिकॉज उन्होंने क्या देखा था उसमें उन्होंने कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी थी, और इस कारण से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चूज़ करा था, क्लियर। सो चंद्रगुप्त जो है क्विकली फॉर्म्ड एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ लोकल मिलिट्री रिपब्लिक्स दैट हैड रेजिस्टेड अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। फिर हिज आर्मी रोज टू पावर एक्सपोनेंशियली इन नॉर्थ वेस्ट, एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बच्चा था, ठीक है, जो चाणक्य को मिला था। चाणक्य ने अपनी सारी शिक्षा, उसके पास जितनी भी नॉलेज थी वो सभी नॉलेज उन्होंने क्या कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो वैसे ही उसमें काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, काफ़ी ज़्यादा केपेबल थे। यहाँ पर क्या करा उन्होंने, क्विकली अपनी एक आर्मी फॉर्म कर ली, ठीक है। लोकल लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने पूरा एक मिलिट्री जैसा फॉर्म कर लिया, और वो लोगों को की मदद से उन्होंने क्या करा था, बेसिकली नंदा डायनेस्टी को डिफीट करा था, ठीक है। फिर उनकी स्लोली आर्मी जो है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और मेनली इनकी आर्मी जो है नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। एंड उन्होंने धीरे धीरे जो है रीजन्स को कॉन्कर करना शुरू करा, और उसके बाद उन्होंने नंदा डायनेस्टी पर अटैक करा था, और नंदा डायनेस्टी में उनकी जीत हुई, ठीक है। उन्होंने धनानंद को डिफीट कर दिया था। सो इस तरीके से क्या हुआ, जब उन्होंने जो इंडस वैली वाला रीजन था वहाँ पर अपना पूरा फुटहोल्ड जमा लिया, अपना पूरा पाँव जमा लिया कि यहाँ से तो उनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। जैसे जैसे उनकी आर्मी बढ़ी ना, उन्होंने जो टेरिटरीज कॉन्कर करी उसके बाद वो थोड़े से स्ट्रांग हो गए, एंड द डे ही थॉट कि हाँ अब वो स्ट्रांग है, किसको डिफीट करने के लिए, धनानंद को डिफीट करने के लिए। उसी समय उन्होंने क्या कर दिया, धनानंद पे अटैक कर दिया। तो यही चीज़ हुई थी, उन्होंने पहले इंडस वैली में अपने फुटहोल्ड जमाई, उसके बाद चंद्रगुप्त सेट हिज एम टू टेक ओवर थ्रोन ऑफ मगध, ठीक है। दैट वाज रूल्ड बाय धनानंद, क्लियर। सो धनानंद जो है वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द सिटीजन्स, बिकॉज देखो मैंने धनानंद के बारे में आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक तो चीज़ कि वो क्या थे, क्षत्रिय से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे।
प्लस उन्होंने टैक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पोज कर रखे थे, ठीक है। सो इनके ये दो चीज़ों के कारण उनकी जो भी जनता थी उसके बीच में एक ओपिनियन बन चुकी थी, एंड वो लोग उसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे, ठीक है। उसके खुद के सिटीजन्स जो है वो धनानंद से खुश नहीं थे। इस कारण से यहाँ पर मौका किसको मिल जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है कि हाँ, ही थॉट कि ये तो सही टाइम है। एक तो उसने अपने पैर जमा लिए, ठीक है, बहुत सारी टेरिटरीज कॉन्कर कर लिए, आर्मी बहुत अच्छी खड़ी कर ली है। दूसरा, उसको ये पता चल गया कि धनानंद की खुद की ही जनता उससे खुश नहीं है, तो ये तो दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता था, ईजिली धनानंद को डिफीट कर सकता था। सो धनानंद पहली चीज़ वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द सिटीजन्स, ठीक है, एंड बिकॉज एज ही हैड इम्पोज अ वेरी अनफेयर टैक्स सिस्टम, एज आई सेड, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो टैक्स की जो प्रैक्टिसेस थी दैट वाज नॉट गुड, वो बहुत ज़्यादा एक करप्ट रूलर थे, क्लियर। सो इसलिए ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर अमंग द सिटीजन्स। नाउ मैनी यंग मैन दैट वर फेड अप बाय द करप्ट नेचर, उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो लोग चंद्रगुप्त मौर्य की साइड ज्वाइन करेंगे और नंदा एम्पायर के अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। सो विद द राइट स्ट्रेटजीज एंड सेंटिमेंट्स, चंद्रगुप्त जो है वन ओवर द सिटीजन्स ऑफ मगध, एंड धनानंद जो है हैड टू अल्टीमेटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ईजिली चंद्रगुप्त मौर्य जो है वॉज केपेबल ऑफ डिफीटिंग धनानंद, clear. So Chandragupta Maurya became the new ruler of Magad Empire, with Chanakya serving as role of an elder statesman, clear. So ये था उसकी इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि इस तरीके से धनानंद ने ईजिली क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ईजिली धनानंद को डिफीट करा एंड मगध में मौर्यन एम्पायर की क्या करी, स्थापना करी, क्लियर। अब जो है हम लोग एक बार देख लेते कि हम कौन कौन से रूलर्स के बारे में देखने वाले। तो जो सबसे फर्स्ट रूलर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये कौन थे, फाउंडर थे जिन्होंने मौर्य एम्पायर की स्थापना करी थी, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। उसके बाद आते हैं उनके पुत्र, ठीक है, उनका नाम है बिंदुसार, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, एंड अशोक के बाद बहुत सारे छोटे मोटे रूलर्स आते हैं, एंड जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ, ठीक है। अशोक के बाद दशरथ आते हैं। बेसिकली अशोक के बाद जो एम्पायर है ना वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, राइट। और अशोक के बाद से ही मौर्य एम्पायर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वीक होने लगता है, ठीक है। तो अशोक के बाद कम से कम 5 और किंग्स आएंगे, और उसके बाद जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ, राइट। सो फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोक, एंड द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर बृहद्रथ, राइट। इतनी चीज़ें आप लोग इस पीपीटी या इस स्लाइड से याद रखना है, क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। सो देखिए, अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूँ तो हम पहली चीज़, ग्रीक लिटरेचर में उनको सेंट्रोकोटस कहा गया, यहीं से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रोकोटस जो है कौन से मौर्यन रूलर को पुकारा जाता था या कहा जाता था, या ग्रीक लिटरेचर में किसको सेंट्रोकोटस कहा गया है, तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, वो है सेंट्रोकोटस, ठीक है। इनकी इनिशियल चीज़ें हम समझ गए। चाणक्य की मदद से इन्होंने 322 BC में मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी, ठीक है। प्लस पहला जो क्रेडिट किसी पर्सन को दिया जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनिफाई करने के लिए, वो भी किसको दिया गया, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया, ठीक है। इतनी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे क्या बता दी कि उनको ग्रीक लिटरेचर में क्या कहा जाता है, तो उनको सेंट्रोकोटस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि धनानंद को तो उसने बहुत अच्छे से डिफीट करा था, उसके अलावा उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी बुरी तरीके से हराया था, राइट। सेल्यूकस निकेटर बेसिकली जो है अलेक्जेंडर के क्या थे, एम्बेसडर थे, ठीक है। सो सेल्यूकस निकेटर, सॉरी, वो एक ग्रीक एम्परर थे जो कि अलेक्जेंडर के बाद आए थे। सो सेल्यूकस निकेटर को हराया उन्होंने, और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, उससे उन्होंने शादी कर ली थी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अभी आगे देखेंगे, क्लियर। सो अभी तक मैं सिर्फ आप लोगों को 4 चीज़ें बताई हूँ। पहली चीज़, मौर्यन एम्पायर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी चाणक्य की मदद से। कौन सी ईयर में करी थी, तो 322 BC, ठीक है। इनको सेंट्रोकोटस कहा जाता है ग्रीक लिटरेचर में। इनको क्रेडिट दिया गया है फॉर द फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। एंड तीसरा हमने बताया कि उन्होंने, फोर्थ जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी डिफीट करा था, ठीक है, जो कि एक ग्रीक एम्परर थे जो कि अलेक्जेंडर के बाद आए थे, क्लियर। एक बार हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सो चंद्रगुप्त, जिनको सेंट्रोकोटस कहा जाता है, ही लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ वॉर्स अगेंस्ट धनानंद। तो धनानंद के अगेंस्ट सीरीज ऑफ वॉर्स इन्होंने लॉन्च करी थी, ठीक है। प्लस जो कंट्री थी हमारी उसको ग्रीक रूल से भी क्या करा था, लिबरेट करा था। अभी आगे आपको समझ में आएगा, क्लियर। देन ही लेड फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ईयर इंपॉर्टेंट है 322 BC, राइट, विथ हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, आपको इनके तीनों नाम जो है याद रखने,
ठीक है। आफ्टर कॉन्करिंग द रीजन बिटवीन बीस एंड बे ऑफ बंगाल, चंद्रगुप्त लॉन्च एक्सपीडिशंस थ्रू आउट द कंट्री, एंड इसलिए उनको द फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का क्रेडिट दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रूलर को फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया का क्रेडिट दिया जाता है, वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी डिफीट करा था, जो कि एक ग्रीक एम्परर थे। ठीक है। सेल्यूकस ने उनका एक एम्बेसडर भी भेजा था, वो कौन थे? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि किसके, देखो मेगास्थनीज का भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन से रूलर के टाइम पर भारत आए थे, ठीक है, या कौन से रूलर के कोर्ट में आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। क्लियर? सो वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। बुक तो आई गेस सभी को पता होगी, इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है। जैन सोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करें तो चंद्रगुप्त एम्ब्रेस जैनिज्म। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बेसिकली जब मगध में फेमाइन आया था, राइट, तो जब मगध में फेमाइन आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने मगध छोड़ दिया था, और वो एक जैन रूलर जो है उनके साथ, नॉट जैन रूलर, जैनिज्म जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है। आप सभी को पता है, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर थे। तो जो दिगंबर लोग थे वो जो दिगंबर लोग थे जिन्होंने मगध छोड़ दिया था, वो लोग दिगंबर ग्रुप था। तो इन्हीं दिगंबर ग्रुप के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था? मगध छोड़ दिया था, राइट। और वो मगध छोड़ के चले गए थे श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना पद्धति से अपनी जीवन जो है त्यागा था। ठीक है। सलेखना पद्धति में क्या होता है? एक मनुष्य जो है खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, और स्लोली स्लोली जो है उनकी लाइफ जो है, उनका वो जीवन त्यागते धीरे धीरे। ठीक है। खाना पीना सारी चीज़ें छोड़ दी जाती है, कुछ भी, एक भी अन्न का मतलब एक भी बाइट या एक भी निवाला नहीं लिया जाता खाने का, एक बूंद पानी तक नहीं पिया जाता। ठीक है। सो ये चीज़ होती है, तो उसे सलेखना पद्धति कहते हैं, और इसी से उन्होंने अपना जीवन त्यागा था। वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? तो यहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन से रिलीजन को एम्ब्रेस करते थे? तो वो जैनिज्म को एम्ब्रेस करते थे। ठीक है। एंड सो अकॉर्डिंग टू जैन सोर्सेज, चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस जैनिज्म and towards the end of his life and he abdicated the throne in favor of his son। ठीक है। उनके बेटे के लिए उन्होंने थ्रोन छोड़ा था और वो मगध छोड़ के चले गए थे। ठीक है। मगध में तब फेमाइन भी आया हुआ था। क्लियर? और किसके साथ गए थे? तो वो भद्रबाहु के साथ गए थे। ठीक है। ये कौन से सेक्ट के थे? तो भद्रबाहु किसके थे? दिगंबर सेक्ट के थे। ठीक है। तो वो भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? तो श्रवणबेलगोला चले गए थे, और वहीं पर स्लो स्टार्वेशन, जिसे आप सलेखना पद्धति भी कह सकते हैं, सलेखना प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, इसी के थ्रू ही डाइड। क्लियर? इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। सो चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज डिसेंडेंट ऑफ क्षत्रिय क्लैन ऑफ मौर्याज ब्रांच ऑफ शाक्य। ठीक है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है, जो क्षत्रिय क्लैन थी, उन्हीं के डिसेंडेंट थे। क्लियर? सो उनको क्या कहा गया? क्षत्रिय क्लैन का ही डिसेंडेंट कहा गया, और वो शाक्य में मौर्य ब्रांच जो थी उनके डिसेंडेंट थे। क्लियर? इसके अलावा मुद्र राक्षस प्ले, जो कि किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। मुद्र राक्षस जो प्ले था उसमें चंद्रगुप्त को वृषाल और कुलहीन कहा गया है। ठीक है। देखिए, वृषाल जो है का मतलब है पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन। ठीक है। जिसका ओरिजिन जो है काफ़ी ज़्यादा हम्बल हुआ है, तो पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन मतलब वृषाल होता है। एंड कुलहीन मतलब समझ में आ जाता है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी कुल या किसी क्लैन को बिलोंग नहीं करता। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषाल और कुलहीन कहा गया। ठीक है। वृषाल मतलब अ पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन, एंड कुलहीन मतलब एक पर्सन जो किसी भी क्लैन को बिलोंग नहीं करता। ठीक है। कुलहीन, ठीक है, किसी भी कुल को बिलोंग नहीं करता। कुल यहाँ पे अपना क्या हो गया? क्लैन। क्लियर? उसके अलावा सैंड्रोकॉटस जो है, ग्रीक लिटरेचर में उनको सैंड्रोकॉटस कहा गया, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन का याद रखना। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन डिफाइंस दैट, देखिए जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही ऑर्डर पर पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन लेक को क्या करा था? कंस्ट्रक्ट करा था। ठीक है। क्या बताया गया जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में? कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऑर्डर पर पुष्यगुप्त जो थे उन्होंने सुदर्शन लेक को कंस्ट्रक्ट करा था। ठीक है। कौन थे पुष्यगुप्त? तो पुष्यगुप्त जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। क्लियर? इसके अलावा मैं सेल्यूकस निकेटर का आपको बता दूं कि सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करा था, एंड सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करने के बाद उनकी पुत्री से उन्होंने शादी कर ली थी, जिसका नाम क्या था? हेलेना।
राइट। बट जब उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करा तो उनसे उनको 4 जो है टेरिटरीज मिली थी, ठीक है, जिसका नाम है कांधार, हेरात, काबुल और मकरन, ठीक है। ये 4 टेरिटरीज जब उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करा था तब सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 टेरिटरीज एज अ गिफ्ट जो है किसको दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने रिटर्न में उनको 500 एलिफेंट्स दिए थे और दूसरी चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी के साथ शादी करी थी, ठीक है, जिसका नाम है हेलिना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये चारों टेरिटरीज के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, कांधार, हेरात, काबुल और मकरन। क्लियर। ये था पूरी बातें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। अब हम क्या समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के लिए थ्रोन त्याग दिया, मगध में फेमाइन भी आया हुआ था, तो वो उसमें क्या भद्रबाहु के साथ क्या चले गए, उन्होंने मगध छोड़ दिया और कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला चले गए, ठीक है। अब यहाँ से पिक्चर खत्म हो गई किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य की पिक्चर खत्म हुई तो पिक्चर में अब कौन आए हैं, बिंदुसार आए, ठीक है। सो बिंदुसार थ्रोन पे बैठे कब थे, तो 298 BC में, ठीक है। सो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉटस कहा गया है ग्रीक लिटरेचर में, सिमिलरली बिंदुसार को अमित्रोघात, ठीक है, या फिर अमित्रोकैट्स कहा जाता है, किसमें, ग्रीक लिटरेचर में, ठीक है। अमित्रोकैट्स मतलब बेसिकली द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, जो अपने दुश्मनों को मार गिराता है ना, उसे अमित्रघात कहा गया है, राइट। उसके अलावा उनको दूसरे नाम से भी पुकारा गया है, जैसे कि मद्रसार, सिंहसेन, ठीक है। ये अलग अलग नाम जो है बिंदुसार को दिए गए, तो 3 नाम बेसिकली दिए गए, अमित्रोकैट्स, मद्रसार और सिंहसेन। क्लियर। ये तीनों नाम आप लोगों को बिंदुसार के याद रखने। और थ्रोन पे कब बैठे थे, तो 298 BC में, ठीक है। सो बिंदुसार की अगर हम बात करें तो बिंदुसार फॉलोड द एक्सट्रीम फेटलिस्टिक ऑर्डर, ठीक है। वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो वो आजीविका सेक्ट को जो है फॉलो करते थे, ठीक है। आजीविका सेक्ट का मैं पहले ही बता दूं कि हम लोगों ने डिस्कस करा था जब हम जैन लिटरेचर पढ़ रहे थे कि आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन है, तो मक्काली गोशे, ठीक है। मक्काली गोशाला जो है वो कौन है, फाउंडर है आजीविका सेक्ट के, ठीक है। दिस ऑर्डर हैड कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कर्मा, ये वाली बात भी आप लोग आजीविका सेक्ट के बारे में याद रखना, ठीक है। पहली चीज बिंदुसार के 3 टाइटल्स, दूसरी चीज बिंदुसार जो है कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो वो आजीविका सेक्ट को क्या करते थे, फॉलो करते थे, ठीक है। एंड आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय, तो इट वाज फाउंडेड बाय मक्काली गोशाला, राइट। और चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते थे। नाउ बिंदुसार जो है उन्होंने प्रॉपर एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है बना रखे थे, किसके साथ, एंटियोकस वन के साथ। सो एंटियोकस वन बेसिकली एम्बेसडर थे सेल्यूसिड किंग सीरिया के, ठीक है। तो सेल्यूसिड किंग जो थे सीरिया के, सेल्यूसिड किंग ऑफ सीरिया जो है वहाँ से आए थे और एंटियोकस वन के साथ उनके क्या थे, अच्छे रिलेशंस थे। सो बेसिकली जो सेल्यूसिड किंग थे सीरिया के वो कौन थे, एंटियोकस वन, राइट। और एंटियोकस वन ने क्या करा था, अपना एक एम्बेसडर जिनका नाम था डेमेकस, उसको क्या करा था, बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज आए थे, सिमिलरली बिंदुसार के कोर्ट में आए थे डायमेकस, ठीक है। एंड डायमेकस जो है वो कौन थे, तो वो एम्बेसडर थे किसके, एंटियोकस वन के, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, एंटियोकस वन जो है वो किंग थे सीरिया के और एंटियोकस वन ने अपना एम्बेसडर जिसका नाम है डायमेकस उसको भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, देखो उनके काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे एंटियोकस वन से, ठीक है। सो यहाँ पे बिंदुसार ने कुछ गिफ्ट जो है उनसे डिमांड करी थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। उन्होंने क्या क्या मांगा था, उन्होंने एक स्वीट वाइन मांगी थी, ठीक है, ड्राइड फिग्स मांगी थी और एक सोफिस मांगी थी। ये 3 चीज़ें जो है बेसिकली एक फिलोसोफर जो है उसकी ज़रूरत थी बिंदुसार को, तो ये 3 चीज़ें रिक्वेस्ट करी थी बिंदुसार ने एंटियोकस वन से कि आप ये 3 चीज़ें मेरे लिए भेजना, ठीक है। इन 3 चीज़ों में से उन्होंने स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स जो है भेजी थी, बट जो सोफिस वाली उनकी डिमांड थी वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए थे वो, ठीक है। सो ये याद रखना, पहली चीज़ कौन सा एम्बेसडर आया था बिंदुसार के कोर्ट में, डायमेकस आया था। डायमेकस को भेजा किसने था, तो उनको भेजा था एंटियोकस वन ने, और एंटियोकस वन कौन है, तो वो एक सीरियन किंग है, ठीक है। सिमिलरली डायनोसियस आए थे, डायनोसियस किसके कोर्ट में आए थे, तो वो अशोक के कोर्ट में आए थे, ठीक है। 3 नाम बता दूँ, मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, डायमेकस किसके कोर्ट में आए थे, तो बिंदुसार के कोर्ट में, और डायनोसियस किसके कोर्ट में आए थे, तो अशोक के कोर्ट में, क्लियर। और बिंदुसार ने 3 चीज़ें रिक्वेस्ट करी थी, वो भी याद रखना, स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड अ सोफिस्ट, ठीक है।
एक तिब्बतन मॉन्क थे जिनका नाम है तारानाथ। तारानाथ डिस्क्राइब्स बिंदुसार एज कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि तारानाथ जो कि एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने उनकी बुक में बिंदुसार को कॉन्करर कहा गया ऑफ द लैंड बिटवीन दो सीज। ठीक है, जो दो सीज के बीच में जो लैंड है, बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रही है, तो उसके बीच का जो पूरा लैंड है उसके कॉन्करर बेसिकली किसको कहा गया है, तो बिंदुसार को कहा गया है। किसने कहा है, तो तारानाथ ने कहा है। ठीक है, उसके अलावा दिव्यांजना की बात याद रखना। दिव्यांजना अगेन एक सिलोनिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, दिव्यांजना में जो बुद्धिस्ट बायोग्राफिकल नरेटिव है मौर्यन किंग के बारे में, इट मेंशंस के रिवोल्ट एट तक्षशिला बीइंग सप्रेस्ड बाय अशोक द सन ऑफ बिंदुसार। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि तक्षशिला में बेसिकली एक रिवॉल्ट हुआ था और इस रिवॉल्ट को अशोक ने क्या करा था, सप्रेस करा था। ठीक है, बेसिकली अशोक वहाँ के क्या थे, गवर्नर थे। तो अशोक तक्षशिला के भी गवर्नर थे, उज्जैन के भी गवर्नर थे। ठीक है, सो तक्षशिला में जो रिवॉल्ट हुआ था अशोक ने क्या करा था, उसे सप्रेस करा था। राइट, उसके अलावा जो अशोक है वॉज कुमार और गवर्नर ऑफ उज्जैन एट दैट टाइम। ठीक है, तो वो उज्जैन के गवर्नर थे और तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था, उससे उन्होंने क्या करा था, सप्रेस करा था। क्लियर। प्लस बिंदुसार को विनर ऑफ 16 स्टेट्स भी कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखना। तो क्या क्या याद रखना है आपको, देखो पहली चीज़ इनका टाइटल, तो टाइटल क्या है इनका, अमित्रोकेट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ इनको ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, तो ये आजीविका सेक्ट को जो है फॉलो करते थे। तीसरी चीज़ इनके टाइम पे कौन से मतलब कौन से एम्बेसडर आए थे इनके कोर्ट में, तो इनके कोर्ट में आए थे डायमैकस। ठीक है, डायमैकस कौन थे, एम्बेसडर थे किसके, एंटियोकस वन के। एंटियोकस वन कौन है, तो ये सीरिया के राजा है। ठीक है, इसके अलावा तारानाथ में इनको कहा गया है कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज। दिव्यांजना में बताया गया कि अशोक जो है उज्जैन के गवर्नर थे, उन्होंने तक्षशिला में जो रिवोल्ट हुआ था उसे सप्रेस करा था। फोर्थ चीज़ जो आपको मेन याद रखनी है कि इनको 16 स्टेट्स का विनर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एटलीस्ट चीज़ें आप लोगों को क्या याद रखनी है, बिंदुसार के बारे में याद रखनी है। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारे बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर में आते हैं अशोक द ग्रेट। ठीक है, जो कि बिंदुसार के ही पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है अशोक के बारे में कि उन्होंने थ्रोन एक्वायर करने के लिए अपने खुद के भाइयों को, ठीक है 99 ब्रदर्स जो है उनको मारा था। ठीक है, ताकि वो थ्रोन को क्या कर सके, कैप्चर कर सके या उस पर बैठ सके। क्लियर। सो अशोक के बारे में देखिए कुछ बातें कहती है कि ये बात सही है, कुछ फैक्ट्स कहते हैं कि ये जो मैंने बताया कि उन्होंने अपने खुद के 99 ब्रदर्स को मारा था, ये चीज़ गलत है। ठीक है, बट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक सोर्स से पता चला है। सो पहली चीज़, अशोक जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अर्लियर ये क्या थे, गवर्नर थे अवंती के या उज्जैन के। डिटेल्स की बात करें तो इनके पिता का नाम बिंदुसार है। ठीक है, इनकी माता का नाम है सुभद्रांगी और ये पता चला है एक बुद्धिस्ट लिटरेचर जिसका नाम है दिव्यांजना से। ठीक है, अशोक के हम सभी जानते हैं कि अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, उन सभी इंस्क्रिप्शंस हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उन सभी इंस्क्रिप्शन से अशोक के अलग अलग नाम जो है पता चले। ठीक है, जैसे कि कुछ इंस्क्रिप्शन में उनको देव नाम पियादासी कहा गया है, कहीं उनको पियादासी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अशोक के 3 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि अशोक के वो कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है। ठीक है, तो वो 3 इंस्क्रिप्शंस हैं, मस्की, गुर्जरा और नेतुर। ठीक है, जिसमें से मस्की के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, सो तीनों इंस्क्रिप्शंस आपको याद रखने हैं जहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया है, वो है मस्की, गुर्जरा और नेतुर। क्लियर। उसके अलावा कर्नाटका में एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है कनगनहाली, जहाँ पर अशोक का नाम रायो अशोक लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है कर्नाटका के इंस्क्रिप्शन का नाम, कनगनहाली इंस्क्रिप्शन, जो कि कर्नाटका में पाया गया है, जहाँ पे अशोक को रायो अशोक से नाम से पुकारा गया है। ठीक है, उसके अलावा पुराण्स में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। ठीक है, भ्रभु रिकॉर्ड्स में इंस्क्रिप्शन में अशोक हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ मगध। ठीक है, वो कौन सा है, भ्रभु रिकॉर्ड्स। उसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक मौर्य लिखा गया है एंड लुम्बिनी पिलर एडिक्ट में अशोक को पियादासी और देव नाम पियादासी जो है नाम से पुकारा गया है। ठीक है, ये सब भी आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर।
स्पेशली ये वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लुम्बिनी पिलर एडिक वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप पुराण वाला भी याद रखना, और 2 वाला जो है, जो कि कन्नग नहाली इंस्क्रिप्शन जो है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट हैपेंड जब अशोक थ्रोन पे बैठे, ठीक उसके 8 साल बाद, ठीक है, 8 years आफ्टर कोरोनेशन, अशोक जो है फॉर द हॉरिबल वॉर दैट इज कलिंग वॉर, और यही एक वॉर था जिसने अशोक की लाइफ बदल दी। ठीक है, अशोक ने इतना ज़्यादा ब्लड शेड देखा था, इतने ज़्यादा खून, इतनी सारी लाशें देखी कि अशोक ने डिसाइड कर लिया कि जो उनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी ना, कि लोगों को मारो और फिर क्रोन को एक्वायर करो, उस थ्रोन को एक्वायर करो, वो पॉलिसी ही अशोक ने चेंज कर दी। ठीक है, अशोक की पॉलिसी फिजिकल कॉन्क्वेस्ट से रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट पर चेंज हो गई, याद रखना। अशोक की पहले पॉलिसी क्या होती थी, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट की, कि मारधाड़ करो और थ्रोन को क्या कर लो, एक्वायर कर लो, या टेरिटरी को क्या कर लो, एक्वायर कर लो, ये पॉलिसी हुआ करती थी अशोक की। फिजिकल कॉन्क्वेस्ट से पॉलिसी चेंज करके उन्होंने रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट कर ली, कि अब वो लोगों को मारेंगे नहीं। ठीक है, वो धर्म की बातें लोगों को सिखाएंगे और फिर उन लोगों को अपने अंडर लेकर आएंगे, ये सोचा था किसने, अशोक ने। और ये पॉलिसी, ये अंतर चेंज क्यों हुआ कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट से रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, ये हुआ कलिंग वॉर के कारण। ठीक है, बिकॉज कलिंग वॉर में क्या हो गया था, कलिंग वॉर ईयर याद रखना 261 BC। इस वॉर में ये हुआ था कि अशोक ने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देखा। अशोक ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इतने सारे लोगों की हत्या करवा दी है, इतना ज़्यादा खून खराबा, इतनी ज़्यादा लाशें, इतने ज़्यादा POWs, तो इन सारी चीज़ों से अशोक काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, अफेक्ट हो गए थे। ठीक है, और इसी फेज को बेसिकली कहा जाता है जिसने अशोक की लाइफ चेंज कर दी, राइट। सो अशोक जो है वो बहुत सारी मिजरीज के कारण अफेक्ट हुए थे, ठीक है, जो कि वॉर में हुई थी। देयरफॉर ही रिनाउंस कॉन्क्वेस्ट बाय वॉरफेयर। उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो मारपीट करके या वॉरफेयर से तो कॉन्क्वेस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, वो किसके फेवर में चले गए, तो वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट या फिर रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट के फेवर में चले गए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो बहरी गोश था वॉज रिप्लेस बाय धम गोश। ठीक है, बहरी गोश में बेसिकली क्या होता है, जो ड्रम्स जो है ना वो बजाए जाते हैं। ठीक है, जब भी कोई वॉर शुरू किया जाता था तो उस समय वो लोग ड्रम्स बजाते थे, जिससे वो ये घोषणा करते थे कि वो लोग क्या स्टार्ट करने वाले, वॉर स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे जो उनकी बहरी गोश की जो पॉलिसी थी उसे उन्होंने रिप्लेस कर दिया धम घोष से। ठीक है, धम घोष में भी बेसिकली वॉर्स ड्रम्स जो है बजाए जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर वो क्या लोगों को बताना चाहते कि हम जो है पीसफुली कॉन्क्वेस्ट करना चाहते हैं। ये था बहरी घोष वॉज रिप्लेस बाय धम घोष। क्लियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ओके, और कलिंग वॉर का ईयर पक्के से याद रखना, इट इज 261 BC। ठीक है, कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन रॉक एडिक्ट 13 से मिलती है, ये भी याद रखना। रॉक एडिक्ट 13 से कलिंग वॉर की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोगलीपुत्र टिस रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, जो कि कहाँ पर हुई थी, 250 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोगलीपुत्र टिस थे। इसके अलावा देखो, जब उनका चेंज हो गया, मतलब माइंड चेंज हो गया, या उनकी सोच जो है चेंज हो गई, और वो ज़्यादा बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानने लगे। ठीक है, उनको बुद्धिज़्म धर्म में कन्वर्ट करने वाले जो पर्सन थे वो थे उपगुप्त। ठीक है, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन को क्या करा था, अडॉप्ट करा था। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो बुद्धिज़्म रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे। तो इस कारण से उन्होंने उनकी बहुत सारी मिशनरीज जो है भेजी थी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ भेजी थी, तो उन्होंने श्रीलंका में भेजी थी। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को भी भेजा था कि तुम जाओ बुद्धिज़्म धर्म जो है उसको प्रोपोगेट करो, उसको स्प्रेड करो। ठीक है, फिर उन्होंने साउथ इंडियन स्टेट्स में भेजी थी, बर्मा भेजी थी, सेंट्रल एशिया भेजी थी। तो इस तरीके से उनकी बहुत सारी मिशनरीज जो है भारत से गई थी टू प्रोपोगेट बुद्धिज़्म। ठीक है, इसके अलावा ही ऑल्सो सेंड एम्बेसडर्स ऑफ पीस टू ग्रीक किंगडम्स एंड ग्रीस। ठीक है, अशोक हैज़ बीन पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम है उपगुप्त। ठीक है, इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर अशोक स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग बुद्धिज़्म, राइट। इसके अलावा एक ऐसा कहा जाता है कि एक 7 साल का बच्चा भी था, कि एक 7 साल का बुद्धिस्ट मॉन्क था, उनसे भी अशोक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जिनका नाम था निग्रोध। ठीक है, सो आपको 2 नाम याद रखने, एक है उपगुप्त और दूसरा याद रखना है आपको निग्रोध।
निग्रोध जो है बेसिकली 7 साल के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बच्चा था बेसिकली, और उससे काफ़ी ज़्यादा अशोक क्या हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंसा और दीपवंसा, तो महावंसा और दीपवंसा इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि एक सेलोनिस्ट टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने वाले उनके नेफ्यू थे जिनका नाम था निग्रोध। ठीक है, और निग्रोध जो है वो 7 साल की एज में क्या बन गए थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे, राइट। वो उनके नेफ्यू ही थे, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। क्लियर, तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। उपगुप्त, निग्रोध, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कलिंग वॉर, बेरी घोष वॉज रिप्लेस बाय धम्म घोष, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अशोक के बारे में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो देखो, कन्वर्जन टू बुद्धिज्म बात करें तो 261 BC, ठीक है, कलिंग वॉर, ठीक है, इट वॉज पर्सनली लेड बाय अशोक एंड ही वॉज एबल टू वैंक्विश द कलिंग्स। ठीक है, ये हम समझ गए। इसके अलावा पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी, थाउजेंड्स में लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया था, और ये सारी चीज़ों से अशोक डर चुके थे। ठीक है, इसलिए ही डिसाइडेड कि वो अब वायलेंस नहीं करेंगे। जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट उनकी पॉलिसी हुआ करती थी, वॉरफेयर जो उनकी पॉलिसी हुआ करती थी, उसको हटा के उन्होंने डिसाइड करा कि वो कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये कलिंग वॉर की इन्फॉर्मेशन मिलती है अशोक के 13th रॉक एडिक्ट से। नाउ बिकेम धर्म अशोक। ठीक है, अब वो क्या बन गए हैं, धर्म अशोक बन गए हैं फ्रॉम चंद अशोक। ठीक है, पहले क्या हुआ करते थे, वो क्रूएल अशोक थे। ठीक है, जो बहुत बहुत बुरा था, ठीक है, बहुत क्रूल था। उसके बाद वो क्या बन गए, अब वो धर्म अशोक बन गए। ठीक है, एक पायस अशोक बन गए। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। उसके अलावा इन अबाउट 263 BC अशोक को बुद्धिज्म में, अशोक जो है कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। मोगलीपुत्र टिस जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो क्या बन गए थे, इनके मेंटर बन गए थे। ठीक है, इसलिए इनके अंडर जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। क्लियर, इसके अलावा अशोक इवन कंडक्टेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 250 BC अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगलीपुत्र टिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड कन्वर्जन की बात करें तो उपगुप्त एंड निग्रोध। ठीक है, निग्रोध उनके नेफ्यू थे जो कि 7 साल के थे। इसके अलावा अशोक ने ना खुद का एक धर्म स्टार्ट करा था। ठीक है, बेसिकली जो धर्म है संस्कृत में उसको धम्म कहा जाता है। सो अशोक क्या चाहते थे कि लोग उन्होंने क्या करा, खुद का धर्म स्टार्ट करा। ठीक है, जिसके थ्रू वो लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, उनका खुद का एक बेसिकली रिलीजन था, आप कह सकते हो कि लोगों तक वो ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि वो जो बातें कह रहे हैं उनके धर्म में, उन चीज़ों को आप फॉलो करो। क्लियर, अभी उनके धर्म के बारे में हम डिस्कस करते कि क्या क्या चीज़ें थी। तो पहली चीज़, अशोक एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किंगशिप। ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपको अशोक के धर्म के बारे में याद रखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ही रिगार्डेड ऑल हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रेन। मतलब उनके जो भी सब्जेक्ट थे, उनके किंगडम में जो भी लोग रहते थे, उन सभी को उन्होंने अपना बच्चा माना है। ठीक है, एंड बिलीव्ड इट दैट किंग्स ड्यूटी, कि ये क्या है, किंग की ड्यूटी है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है, उनके किंगडम या उनके जो भी टेरिटरी में जितने लोग रहते थे वो उनके सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं। ठीक है, उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को क्या कहा है कि वो मेरे बच्चे हैं और इनका ध्यान रखना एक किंग की ड्यूटी होती है, या ये मेरा काम है। ठीक है, थ्रू हिज एडिक्ट्स ही सेड एवरीबडी शुड सर्व पेरेंट्स, रिवर्व टीचर्स, मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डीप रिस्पेक्ट, एंड प्रैक्टिस अहिंसा एंड ट्रुथफुलनेस। Clear? He asked everyone to avoid animal slaughter and sacrifice. He expounded human treatment of animals, servants and prisoners. ठीक है, he advocated tolerance towards all religions. He sought conquest through धर्म and not war. उन्होंने कहा कि मैं अब जब भी conquest करूँगा तो मैं धर्म के बेसिस पे करूँगा, war करके नहीं करूँगा। बेसिकली ये उनकी एक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, धम्म जो है अशोक की आइडियोलॉजी थी, जो वो दूर दूर तक, जैसे कि बुद्धिज्म जो है एक आइडियोलॉजी थी, एक फिलॉसफी थी। ठीक है, सिमिलरली अशोक चाहते थे कि लोग उनकी आइडियोलॉजी को समझें, उनको फॉलो करें, राइट, और उससे चीज़ें सीखें। तो ये अशोक का धम्म क्या था, उनकी क्या थी, आइडियोलॉजी थी। और इसी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए अशोक ने धम्म महामंत्रस बनाए थे। ठीक है, जिनका ये काम था कि अशोक के धम्म को प्रोपोगेट करना। क्लियर, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना अशोक के एडिक्ट से ही मिली है कि अशोक का खुद का एक धर्म था, देन अशोक ने धम्म महामंत्रस अपॉइंट करे थे अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें अशोक के ही एडिक्ट से इन्फॉर्मेशन मिली है। क्लियर, ही सेंट मिशंस अब्रॉड टू स्प्रेड वर्ड ऑफ बुद्ध। नोटेबली ही सेंट हिज सन, उनके जो बेटा और बेटी थे जिनका नाम है महेंद्र और संघमित्रा, उनको भेजा गया था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। नाउ इनकी जो भी एडिक्ट्स है वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगी।
कुछ जो है आपको खरोष्टी और अरमाइक स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं अशोक के धर्म की, और अशोक किन किन चीज़ों को उन्होंने बाद में कलिंग वॉर के बाद फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था, ये वो चीज़ है। क्लियर। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूँ कि अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो देखिए पहली जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली है, अशोक के रॉक एडिक्ट से और अशोक के पिलर एडिक्ट से, और अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, वहाँ से क्या मिली है, अशोक की इंफॉर्मेशंस मिली है। ठीक है, ये रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स सभी कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं एंड कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। ठीक है, एंड अशोक की कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ से अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा बुद्धिस्ट सोर्सेज, और बुद्धिस्ट सोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा अशोक की इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, प्लस जेम्स प्रिंसेप वॉज अ पर्सन जिन्होंने अशोक के जो एडिक्ट्स थे उसको क्या करने का काम करा था, डेसिफर करने का काम करा था। ठीक है, ये भी याद रखना कि अशोक के एडिक्ट्स को डेसिफर या डिकोड किसने करा था, तो उनके जो भी एडिक्ट्स है उनको डेसिफर करने का काम जेम्स प्रिंसेप ने करा था, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, उसके अलावा देखिए बुद्धिस्ट रिसोर्सेज में अशोक वंदना, ठीक है, जो कि संस्कृत में है, और दीपवंसा और महावंसा, ठीक है, ये सब अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर। तो ये कुछ सोर्सेज है अशोक की इंफॉर्मेशन जहाँ से मिली है। अब इसमें हम लोग पहले अशोक के एडिक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक ने मेनली 3 तरीके के एडिक्ट्स जो है वो क्या करे थे, बनाए थे। ठीक है, वो क्या था, मेजर रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, जिसमें मैंने क्या कहा कि जो भी रॉक एडिक्ट्स थे और जो पिलर एडिक्ट्स थे ये क्या है, सब 2-2 तरीके के थे, मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट। इसके अलावा क्या है, इंस्क्रिप्शंस है अशोक के, ठीक है, जहाँ से अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। अब देखिए मोस्ट ऑफ दीज एडिक्ट्स आर रिटन इन प्राकृत एंड पाली। ठीक है, ये मेनली जितने भी एडिक्ट्स है आपको सब प्राकृत और पाली लैंग्वेज में मिलेंगे। ठीक है, सम आर ऑल्सो रिटन इन ग्रीक, खरोष्टी एंड अरमाइक स्क्रिप्ट। आपको ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक स्क्रिप्ट में भी अशोक के जो कुछ स्क्रिप्ट्स है, मतलब अशोक के जो कुछ एडिक्ट्स थे वो इन लैंग्वेजेस में भी मिले हैं। ठीक है, द लैंग्वेज डिपेंडेड ऑन लोकेशन ऑफ द एडिक्ट, मतलब बेसिकली ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में आपको अशोक के एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये लैंग्वेजेस जो है लोकेशन पे डिपेंड करती थी कि जिस लोकेशन पे वो होंगे वहाँ उस टाइप की लैंग्वेज उन्होंने उन एडिक्ट्स में रखी थी। ठीक है, ये देखो बेस्ट पार्ट था। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने लैंग्वेज रखी ताकि लार्ज नंबर में लोगों तक आपकी बातें समझ में आए। ठीक है, अगर आप सिर्फ संस्कृत में एडिक्ट बनाते रहते हैं तो शायद सबको समझ में नहीं आती। आपने क्या करा, लोकली लैंग्वेज जो है उसे डिसाइड करा ताकि दूर दूर तक और सभी को आपके मैसेज, आपके कंसेप्ट, आपकी आइडियोलॉजी जो है समझ में आए। क्लियर। सो अशोक जो है काफ़ी इंटेलिजेंट था, ये तो बात तो माननी पड़ेगी। उसके अलावा देयर वाज 7 पिलर एडिक्ट्स। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, पहले हम पिलर एडिक्ट्स सीखेंगे, उसके बाद हम रॉक एडिक्ट्स सीखेंगे। ठीक है, सो अगर हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें, मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करें, वो कितने थे, 7। ठीक है, और ये 7 पिलर एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पर है, तो ये टोपरा, ठीक है, बेसिकली जो है टोपरा, एक मिनट, टोपरा पिलर एडिक्ट, उसके बाद मेरठ। सो ये दोनों जो थे ये टोपरा में था और इसको जो है मूव कर दिया था दिल्ली, और ये मेरठ में था, इसको भी मूव कर दिया था टू दिल्ली। ठीक है, और इसको टोपरा से दिल्ली और इसको मेरठ से दिल्ली करने वाला जो पर्सन था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इन 2 पिलर एडिक्ट्स को मूव करा था फ्रॉम टोपरा एंड मीरठ टू दिल्ली। ठीक है, सो ये याद रखना। पहले हम प्लेसेस देख लेते हैं कौन कौन से, तो ये कहाँ कहाँ मिले, तो टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण एंड महरौली। ठीक है, इन प्लेसेस से ये 7 पिलर एडिक्ट मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ये याद रखना कि ये तो कौन से हो गए, ये मेजर पिलर एडिक्ट हो गए। ठीक है, उसके अलावा आप दूसरे पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो वो मिला है सांची, सारनाथ, रुमिनदेई और निगाली सागर। ठीक है, अब हम ये जो 7 पिलर एडिक्ट्स है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है देख लेते हैं। देखिए ओके, ये चीज़ समझ गए ना आप कि जो टोपरा में पिलर एडिक्ट था और जो मेरठ में पिलर एडिक्ट था, इसको क्या कर दिया था, मूव करा था फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली एंड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, और इसको मूव करने वाले पर्सन कौन थे, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना आप लोग। अब हमारा काम है कि इन पिलर एडिक्ट्स के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, बेसिकली ना देखा जाए तो अशोक के रॉक एडिक्ट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिलर एडिक्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट क्योंकि साथ ही है तो एक बार देख लेते हैं। तो अशोक का जो पहला पिलर एडिक्ट है वो ये कहता है कि अशोक के प्रिंसिपल्स है ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल। ठीक है, अशोक का ये प्रिंसिपल है कि वो अपने लोगों को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उनके पिलर एडिक्ट 2 से उनके धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे सेड ना, अशोक के
पिलर एडिक्स एंड रॉक एडिक्स से ही अशोक की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। और उनके धम्म की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो धम्म की इन्फॉर्मेशन मिली है पिलर एडिक्ट 2 से, ठीक है। फिर जो उनका पिलर एडिक्ट 3 है उसमें कहा गया है कि अवॉइडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ हार्शनेस, क्रुएल्टी, एंगर एंड प्राइड। उन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना जो है बंद कर दिया था, ठीक है। हार्शनेस मतलब किसी पे बहुत ज़्यादा हार्श ना होना, किसी पे बहुत ज़्यादा क्रूअल ना होना, ज़्यादा प्राइड ना करना, गुस्सा ना दिखाना। ये कहाँ से पता चला है, पिलर एडिक्ट 3 से, ठीक है। उसके अलावा पिलर एडिक्ट 4 की बात करें तो पिलर एडिक्ट 4 में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी राज लुकास की, उसके बारे में बताया गया। अभी हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको एक एक टर्म जो है क्लियर समझ में आएगा, क्लियर। उसके बाद पिलर एडिक्ट 5 में कहा गया है कि लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टेन डेज, ठीक है। अनदर लिस्ट विच मेंशंस एनिमल दैट शुड नेवर बी किल्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, पिलर एडिक्ट में बेसिकली 2 तरीके की लिस्ट जो है उन्होंने बनाई थी, ठीक है। जिसमें से एक लिस्ट ये बताती है कि कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स जो है उनको पर्टिकुलर डेज पे नहीं मारा जाना चाहिए, और लिस्ट 2 ये बताती है कि किसी ये वो एनिमल्स है जिनको आपको कभी नहीं मारना, ठीक है। तो इस तरीके की 2 लिस्ट मिली है पिलर एडिक्ट 5 में, जो कि ये इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। देन कम्स पिलर एडिक्ट 6। पिलर एडिक्ट 6 में धम्म पॉलिसी क्या थी स्टेट की, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या है पिलर एडिक्ट 6, जो धम्म पॉलिसी बता रही है स्टेट की, ठीक है। धम्म की इन्फॉर्मेशन मिली है पिलर एडिक्ट 2 से, एंड धम्म पॉलिसी स्टेट की पता चली है फ्रॉम पिलर एडिक्ट 6, क्लियर। इसके अलावा पिलर एडिक्ट 7 जो कि लास्ट था, अशोकाज वर्क फॉर फुलफिलिंग धम्म, ये बताया गया कि अशोक वॉज रियली वर्किंग हार्ड कि वो उनके धम्म के जो भी कंसेप्ट है, जो भी वर्क है, वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्लियर। सो ये थे इनके पिलर एडिक्ट के बारे में। मेन जो इंपॉर्टेंट है ना आपका, वो है पिलर एडिक्ट 2, ठीक है, बिकॉज यहाँ से उनके धम्म के बारे में पता चला है, क्लियर। देखिए, अगर इन शॉर्ट में धम्म के बारे में बताना चाहूँ तो ये अशोक की आइडियोलॉजी थी, ठीक है। इस आइडियोलॉजी के थ्रू अशोक क्या करना चाहते थे, सोशल अपलिफ्टमेंट लाना चाह रहे थे, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लाना चाह रहे थे, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट लाना चाह रहे थे मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप लोग समझना चाहो तो जस्ट इट वॉज एन आइडियोलॉजी ऑफ अशोक, राइट, जिसके थ्रू वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना चाहते थे, राइट। आगे बढ़े, देखिए अब ये थे उनके मेजर पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा उनके कुछ और पिलर इंस्क्रिप्शंस भी है, ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी पिलर इंस्क्रिप्शन से ये पता चला है कि अशोक जो है वो एक बार लुम्बिनी गए थे। अशोक की विजिट के बारे में बताया गया है कि वो लुम्बिनी गए थे, और लुम्बिनी जो है वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग बलि टैक्स, ठीक है। बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स, और इससे लुम्बिनी वाज एग्जेम्प्टेड कि लुम्बिनी जो है वो ये बलि टैक्स नहीं पे करेगी। प्लस एक और टैक्स हुआ करता था, दैट वाज भाग टैक्स, ठीक है। भाग मतलब जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन किया गया है उसका 1/6 जो है उनको क्या करना पड़ता था, 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन जो है उन लोगों को एज ए टैक्स पे करना पड़ता था। तो ये भाग टैक्स को क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था टू 1/8 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। किसके लिए, लुम्बिनी के लिए। तो ये 2 चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। पहली चीज़ रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 मेन चीज़ें बता रही हैं। पहली कि अशोक जो है वो लुम्बिनी गए थे विजिट करने। दूसरी, लुम्बिनी जो है उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया था, 2 तरीके के टैक्स से, एक था बलि टैक्स से कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया था, और तीसरा था भाग टैक्स जिसको रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 1/6 टू 1/8, क्लियर। ये 3 चीज़ें आप लोगों को रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। सो अगर निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इट वॉज ओरिजिनली लोकेटेड एट कपिलवस्तु, ठीक है। कहाँ पर है, लोकेशन बता दी, कपिलवस्तु। इट मेंशंस दैट कि अशोक ने जो स्तूपास थी उनकी हाइट को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। कौन से स्तूपा की, तो जो बुद्ध कोणार्क मन जो है उनकी जो हाइट थी उसको क्या कर दिया था, डबल कर दिया था। ये कहाँ से पता चल रहा है, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन से, क्लियर। इसके अलावा आ जाते हैं रॉक एडिक्ट्स। देखिए रॉक एडिक्ट्स जो है ना, ये पहले टेंजिबल एविडेंस थे जो ये बताया गया है कि किस तरीके से अशोक ने बुद्धिज्म को स्प्रेड करा था, ठीक है। सो जो रॉक एडिक्ट्स थे वो द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोनार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि कौन है, अशोक, ठीक है। These edicts were deciphered by British archaeologists and historians. As I said, James Prinsep was the person जिन्होंने क्या करा था, इन edicts को decipher करने का काम करा था,
ठीक है। एडिक्ट्स जो थे वो बेसिकली डिकोडिंग ऑफ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस इन रनिंग किंगडम, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम हो गया, डिज़ाइन हो गया, डिस्क्रिप्शंस हो गया ऑफ द मोनार्क्स, उनकी क्या क्या बिलीव्स है, वो क्या क्या करना चाहते थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको बेसिकली रॉक एडिक्ट से मिलती है, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी हूँ, राइट। देखिए अब ये है अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। इसमें से आप लोगों को कौन कौन से याद रखना है? पहली चीज़ आपको मेजर रॉक एडिक्ट 1 याद रखना है, बिकॉज इसमें ये बताया गया है कि अशोक ने एनिमल स्लॉटर जो है उसे बैन कर दिया था, और उन्होंने फेस्टिव गैदरिंग जो है उसे भी बैन कर रखा था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है रॉक एडिक्ट 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपनी पॉलिसी जो है उसे चेंज कर दिया था, ठीक है। बैरी घोष जो है वॉज रिप्लेस बाय धम घोष, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो इन्फॉर्मेशन मिली है रॉक एडिक्ट 4 से, ठीक है, जहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि धम घोष जो कि बेसिकली धम की आवाज़ निकालती है, धम घोष मतलब ड्रम की जो आवाज़ें होती है उसमें धम घोष जो है वो धम की आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है। उसको रिप्लेस वो आ गया था बैरी घोष की जगह, जो इट वॉज अ साउंड ऑफ वॉर, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? तो ये इन्फॉर्मेशन मिली है रॉक एडिक्ट 4 से। इसके अलावा रॉक एडिक्ट 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पता चला है कि अशोक ने कुछ धम्म महामंत्रास जो है उनको अपॉइंट करा था, और इन धम्म महामंत्रास का काम क्या था? अशोक के धम्म को प्रोपोगेट करना, ठीक है। और यहाँ पर कि वो स्लेव्स के साथ भी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, ये इन्फॉर्मेशन भी मेजर रॉक एडिक्ट कहाँ से पता चली है? 5 से पता चली है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रॉक एडिक्ट 7 भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बताया कि अशोक जो है वॉज टॉलरेंट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स, क्लियर। इसके अलावा 13 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 13 में कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। देन अशोक मेजर रॉक एडिक्ट 8 अगैन इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे बताया गया कि अशोक बौद्ध गया गए थे, जैसे कि रुमेंदेई जो है पिलर इंस्क्रिप्शन बताता है कि अशोक लुम्बिनी गए थे, ठीक है। सिमिलरली मेजर रॉक एडिक्ट 8 बताता है अशोक का पहला विजिट टू बौद्ध गया एंड द बौद्धि ट्री, ठीक है, जो उनकी पहली धम्म जर्नी थी, ठीक है, पहली अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने वाली जो जर्नी थी वो मेजर रॉक एडिक्ट 8 से पता चलता है, ठीक है। सो ये जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है आप उसके बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, बट जो मैंने मार्क करा है ना वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको तो नहीं भूल सकते, ठीक है। सो ये थे कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोक के। आगे बढ़े, उनके दूसरे रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस देखें, जैसे कि रॉक एक उनका एडिक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने ये डिक्लेयर करा है कि ये जितने भी लोग हैं मेरे बच्चे हैं, ठीक है। दूसरी बात रॉक एडिक्ट 2 में कहा गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ एडिक्ट्स इवन टू सिंगल पर्सन, हर पर्सन को उन्होंने कुछ एडिक्ट्स जो है प्रोक्लेम करे थे, ठीक है। उसके अलावा क्वीन एडिक्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें अशोक की सेकंड क्वीन के बारे में पता चलता है। भाबरा केव इंस्क्रिप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से अशोक ने जो उनकी भाबरा केव थी या इट्स बराबर केव इंस्क्रिप्शन, और ये जो बराबर केव इंस्क्रिप्शन है इससे ये पता चलता है कि अशोक ने जो बराबर केव थी वो आजीविका सेक्ट के लोगों को दे दी थी, ठीक है। मैं पहले ना इसको भरभरा ही प्रोनाउंस करती थी तो मेरे दिमाग में वही बैठा है, इट्स बराबर केव इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके अलावा एक बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन भी है। सो बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इट एक्सप्रेसेस द ग्रेटिफिकेशन ओवर अशोक्स पॉलिसी, ठीक है। तो ये कुछ दूसरे रॉक एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम समझ गए अशोक के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी, उनके धम्म के बारे में समझ लिया एंड ऑल स्टफ, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स जो है अशोक से रिलेटेड हम देख चुके हैं। इसके अलावा अब आपको ये याद रखना है कि जो मौर्यन रूल है दैट लास्टेड फॉर 137 ईयर्स, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने असैसिनेट करा, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की क्या करी है? स्थापना करी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है लेटर मौर्य रूल के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से मगध डायनेस्टी खत्म होती है एंड शुंग डायनेस्टी जो है वो क्या आती है? पिक्चर में आती है, क्लियर। सो ये था हमारा पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में। देखिए इसमें अभी भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न पॉलिटी, मॉडर्न रिलीजन, ये सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट ये समझ लीजिए कि लेक्चर अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको इनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने, रिलीजन, पॉलिटी, जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब आपका भी देखना बाकी है, ओके। सो हम चलते